Hello, dear student. Good morning. Today we are again here making the one more step again forward in the chemical kinetics. Today we are going to do one important topic of the chemical kinetics that we are doing collision theory, Arrhenius theory, temperature dependence. One of the important topic of the chemical kinetics. कोलिजन थ्योरी के रास्ते से हम आर्हेनियस थ्योरी पे जाएंगे। कोलिजन थ्योरी को ही आर्हेनियस थ्योरी कहते हैं। यहीं से आगे बढ़ते हुए टेम्परेचर डिपेंडेंस सिखाऊंगा। इस लेक्चर को मिस मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो कोलिजन थ्योरी, कोलिजन का मतलब आप समझते हो कि टकरे होना, कोलाइड होना। अब जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शंस तो पार्ट ऑफ सेकंड में हो जाती हैं, तो उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, जो कि बहुत जल्दी फास्ट हो जाती हैं, और कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होती हैं। तो फिर कोलिजन थ्योरी के अंडर में दो फैक्टर आते हैं। पहला फैक्टर आता है नंबर 1, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को जेड से बोलते हैं, कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। अब कोलिजन थ्योरी के अंदर दो फैक्टर आते हैं। नंबर 1 इज ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर, और नंबर 2 आता है एनर्जी फैक्टर। तो पहले हम ओरिएंटेशन फैक्टर को समझते हैं, और नंबर 2 है एनर्जी फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर को जब हम बात कर रहे हैं तो ओरिएंटेशन डे मनाते हैं हम स्कूल में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्ली ओरिएंटेड होने चाहिए। जैसे सपोज कर लो ये ए है और ये बी रिएक्टेंट है, ये इनकी डायरेक्शन, टेम्परेचर, ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन द प्रॉपर ओरिएंटेशन। इधर उधर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रिएक्शन हमें अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिलती। अगर ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो वी विल गेट द प्रोडक्ट ए and B. If they are not properly oriented, we will not get the product according to our wish, या जो आना चाहिए प्रोडक्ट। अभी भी इसमें एक मजा नहीं आया। एक लाइव एग्जांपल लेते हैं जिसको आप ज्यादा समझ पाओगे। तो मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड, अदरवाइज रिएक्शन विल टेक प्लेस इन अनदर डायरेक्शन। जैसे कि हमने हेलोजन में एक रिएक्शन ली थी, सपोज करो वी आर टेकिंग CH3Cl, ये ले ली। अब इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करते थे। अब OH के ऊपर भी माइनस चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर भी माइनस चार्ज है, दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो ये प्रॉपर्ली ओरिएंटेड नहीं है, प्रॉपर्ली ओरिएंटेड नहीं है ना, क्योंकि माइनस चार्ज को रिपेल करेगा ना, तो ये इसके जाके बैकवर्ड में अटैक मारेगा। देन कौन सी रिएक्शन होगी बैकवर्ड में? आपको मालूम है SN1 उठानी है कि SN2 उठानी है। इन्वर्जन ऑफ कन्जुगेशन किस में होता है? अब आपके पास जो ये प्रोडक्ट बनता है ना, देन CH आप सब जानते हो, OH उसकी रिवर्स साइड में आपके लगता है, और ये Cl, क्योंकि मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्ली ओरिएंटेड नहीं है। ऐसे एग्जांपल और भी बहुत है। जैसे एक मैंने लिया था CH3, अभी आप पढ़ोगे, आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, C2H5 प्लस HI ले लो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये लोन पेयर पड़े, ये हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। अब आयोडीन इलेक्ट्रॉन रिच है, इधर से मिथाइल इथाइल का भी प्लस इफेक्ट ग्रेटर है, तो आयोडीन जाके बैकवर्ड जाएगा और CH3 के साथ जुड़ेगा। तो ये था ओरिएंटेशन फैक्टर की बात। मतलब मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के प्रॉपर्ली ओरिएंटेड होने चाहिए, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होने चाहिए, इधर उधर नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमें प्रोडक्ट डिफरेंट मिलता है। अब नंबर बात करते हैं एनर्जी फैक्टर की। नंबर 2 एनर्जी फैक्टर, एनर्जी फैक्टर या एनर्जी बैरियर कह लो। अब एनर्जी बैरियर के अंदर जब हम बात करते हैं तो कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है और उसमें एनर्जी कम है, या सपोज कर लो यही रिएक्शन हमको करनी है CH3Cl और OH नेगेटिव। अब ये रिएक्शन हो नहीं रही है, एनर्जी कम है। अगर हम इसको एनर्जी सप्लाई कर दें, ध्यान से सुनना, तो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस।
एक एनर्जी के अंदर ही हम बात करेंगे अभी एक्टिवेशन एनर्जी की, थ्रेशोल्ड एनर्जी की, पूरा ग्राफ बना के सिखाता हूं इसका। एक नॉर्मल डिस्कशन है। अगर कोई पूछे आपसे कि ओरिएंटेशन फैक्टर और एनर्जी फैक्टर में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपका जवाब आना चाहिए एनर्जी फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर को भी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। When we provide the energy, the reaction will take place. Energy factor will override the orientation factor. जब हमारे पास खूब सारी एनर्जी है तो फिर ओरिएंटेशन का मीनिंग कम हो जाता है, मतलब रिएक्शन हो जाती है। चाहे रिएक्शन में ले लो, चाहे नॉर्मल लाइफ में बात ले लो। इज इट क्लियर? अब हम एनर्जी फैक्टर के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एनर्जी के साथ कैसे डिपेंड करती है। अब हम इसको बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी फैक्टर के ऊपर को हम लेते हुए एक चीज करते हैं आगे, अभी आएगी, थोड़ा सा वेट करो। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसी का दूसरा टॉपिक है कोलिजन फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ रिएक्शन में रिलेशन क्या है। कोलिजन थ्योरी में हमने जनरली हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एन। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करती है वो के पे, और जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है दैट इज नोन एज जेड। कोलिजन फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ रिएक्शन में हमने रिलेशन निकालना है। तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो तीन तरीके से डिपेंड करती है। नंबर वन होती है बेटे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। पे टकरें हो कितनी रही है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फिर नंबर टू आता है प्रॉपर ओरिएंटेशन, दैट स्टैंड फॉर पी। एंड देन थर्ड आता है एनर्जी फैक्टर, दैट इज गिवन बाय द बोल्ट्जमैन फैक्टर। वो बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट ने समझाया था। अब इसी को आगे चलते हुए एक तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम हो कितनी रही है। नंबर टू उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन। नंबर थ्री दे मस्ट पोजेस द एनर्जी। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर एनर्जी जरूर से ज्यादा होती है। जैसे मान लो कुछ बच्चों के तो 100 में से 99 आ जाते हैं, 100 भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ के नहीं आते। लेकिन जिन बच्चों के पास एनर्जी दूसरे बच्चों से थोड़ी सी ज्यादा होती है, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुछ एक बच्चे होते हैं जो जरूर से ज्यादा नंबर लेके आते हैं, वो एनर्जी जरूर से ज्यादा देते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर बोल्ट्जमैन फैक्टर को हम समझाएंगे बोल्ट्जमैन कर्व से अभी। अब आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन तीन चीजों पे डिपेंड है, एक प्रॉपर, एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन पे, एक ये एनर्जी फैक्टर को e रेज़ टू पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। एफ जो है वो बोल्ट्जमैन फैक्टर कहलाता है, एनर्जी फैक्टर। अब ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, जिनके पास एनर्जी जरूर से ज्यादा है और वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जब ये रिलेशन आ गया तो ये आरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था, इसको आरेनियस इक्वेशन बोलते हैं। फिर इस के को पी जेड लिख लो, ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, देन पी जेड इज टर्म्ड एज ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ये है आपके पास आरेनियस इक्वेशन, आरेनियस थ्योरी। इसके अंदर फिर देखो आप एनर्जी का, फिर मैं आपको समझाता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये आरेनियस इक्वेशन के ऊपर हम चलते हैं। पहले इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। इसके अंदर दो चीजें, एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला आएगा। इससे पहले थोड़ी सी एक चीज को समझो। कोलिजन थ्योरी के अंदर एनर्जी वाले फैक्टर को हम बात कर रहे हैं। ये सपोज कर लो ये एक रिएक्टेंट है, उसके पास मान लो कि 20 जूल एनर्जी उसके पास है, या एक बच्चा मान लो, या कोई भी एक
गर्ल या बॉय मान लो जिसके पास 20 रुपए हैं, समझ आ रही बात मेरी। अब उसको बाजार जाना है और वहां पे 100 रुपए के गोलगप्पे उसने खाने हैं, तो बाकी बचे कितने हैं? ये 80 रुपए का डिफरेंस है ना, जो वो 80 रुपीज वो या तो मेरे से ले जाए या मम्मी डैडी से ले ले या किसी फ्रेंड से ले ले। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। इससे पहले एक और होती है, यहां पे आ जाती है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ये दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेशहोल्ड एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, जब हम कोलिजन की बात कर रहे थे तो कोलिजन इफेक्टिव होनी चाहिए तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। मतलब बच्चा अगर क्लास में बैठा है तो उसको इफेक्टिवली क्लास के अंदर रहना है ताकि उसको समझ आ सके और वो प्रोडक्ट ले सके, प्रोडक्ट बन सके। तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी in the colloidal molecules in the reactant molecules to make the collision effective, to make minimum energy by the reactant molecules to make collision effective। मतलब जो टक्कर है वो प्रभावी होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि आए और गए। तो देयर आर नंबर ऑफ टाइम collision takes place but product we are not getting। when we will get the product? when the collision is effective। so for make effective collision we are having threshold energy, minimum amount of energy required by reactant molecules to make the collision effective। तो ये थ्रेशहोल्ड एनर्जी होती है। अब यहाँ पे होती है एक एनर्जी, ये कोई एक रिएक्टेंट है उसके पास एनर्जी है, मान लो 20 जूल है, उसको चाहिए कितनी? 100 जूल। 80 जूल उसने हमने उसे बाहर से सप्लाई किया। या इसको सिंपल लाइफ वाला एग्जांपल भी ले सकते हो। एक बच्चे के पास 20 रुपए हैं, उसको बाजार में जाके 100 रुपए की गोलगप्पे खाने, तो उसको 80 चाहिए। 80 मम्मी से ले ले, पापा से ले ले, मेरे से ले ले, फ्रेंड से ले ले, किसी से भी ले ले। तो ये जो है ना, ये उसकी एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू मेक देयर एनर्जी इक्वल टू प्रोडक्ट। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू कन्वर्ट देम इनटू प्रोडक्ट। अमाउंट ऑफ एनर्जी required by reactant to convert them into product, that is what called activation energy। minimum amount of energy needed for the reaction to take place। इसको दूसरी डेफिनेशन भी कह सकते हो, अलग अलग बच्चा मिनिमम, और आप इसको कह सकते हो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम amount of energy for the reaction to take place, चलिए अब इधर आइए। अब ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी। जैसे ही 100 रुपए बच्चे के पास आए, प्रोडक्ट बन गया। और ये दो तरह से होता है, हो सकता है वो यहां रुक जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब उस बच्चे के पास या उस रिएक्टेंट के पास 20 जूल की एनर्जी थी, उसको हमने दी कितनी? 80। 80 के बाद जब वो वापस आ रहा है तो हमें मान लो 60 जूल की एनर्जी वापस दे रहा है। घर आएगा, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बन में 60। तो व्हाट एनर्जी वी विल प्रोवाइड? वी आर प्रोवाइडिंग हिम 80 जूल, ही इज गिविंग बैक अस टू व्हाट? 60। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये कैसी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको ध्यान ही है, डेल्टा प्रोडक्ट माइनस डेल्टा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी और उसके अंदर एंथैल्पी के अंदर ध्यान रखना, वो जूल पर मोल में ली जाती है। जो हम एंथैल्पी लेते हैं जूल पर
मोल में। हो सकता हो कि ये एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे हमने यहाँ इसको 20 जूल दी, 20 जूल तो इसके पास थी, हमने इसको 80 देके 100 कर दिया और ये और नीचे आ जाए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। मान लो कि हमें इसने हमारे पास कितना हो गया, हमने वी आर प्रोवाइडिंग द 80, सपोज कर लो इसने अभी हमें 90 दे दी। ये कर्व नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी रह सकता है, जैसे इस केस में ऊपर रखा है, इस केस में नीचे आ गया। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेट गिवन एनर्जी 80 जूल, वी आर गेटिंग 90, तो 10 एनर्जी जो आ रही है वो रिएक्शन को वापस होने में हेल्प करेगी। तो इस प्रकार से ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई है, थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई है। अब इसका एक डेरिवेशन करना है जो कि पेपर में आता है और वो हम करने जा रहे हैं। तो दीज आर दी टर्म्स, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड पार्ट सेकंड एनर्जी बैरियर। एनर्जी कंसीडरेशन के अंदर हम बात कर रहे थे। तो ये एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब प्रोडक्ट में एनर्जी कम रिलीज होती है और ओवरऑल हम चेंज देखते हैं, कुछ एनर्जी उसके पास है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती है। हायर द टेम्परेचर विल पार्टिकल कोलाइड इफेक्टिवली और लोअर द टेम्परेचर विल नॉट कोलाइड इफेक्टिवली। तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम और ज्यादा हो जाएगी। उसको भी हम इस तरीके से समझते हैं, एनर्जी बैरियर बोल्ट्जमैन ने दिया था। जनरली हम क्या करते हैं, जनरली बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट ने इसको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से समझाया था, बोल्ट्जमैन कर्व से। उसने ये बोला, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास, और ये एनर्जी है। ये उसने एक कर्व दिया था, और ऊंचा कर लो, ये एक कर्व बना दिया। इनके पास मान लो 0.1 जूल एनर्जी है और ये कुछ पार्टिकल्स हैं 0.1, उसके पास 5 जूल एनर्जी है, मान लिया। ये कुछ पार्टिकल्स हैं, उनके पास इतनी एनर्जी है। ये फिर कुछ पार्टिकल्स हैं, इनके पास कुछ एनर्जी है। ये मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है। फिर कुछ पार्टिकल्स के पास ये एनर्जी है और कुछ पार्टिकल के पास ये एनर्जी है। अब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है। एक्टिवेशन एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखना, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है 0.1, 0.1, 0.3, मतलब फ्रैक्शन तो 1 ही आ जाएगी पूरी जब हम करेंगे तो। अब ये देखा आपने, एक ऐसी स्टेज है, ये टेम्परेचर मान लो T1 है, टेम्परेचर से बता रहा हूं। बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो हमने टेम्परेचर में क्या देखा था, जनरली 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन डबल या ट्रिपल हो जाता था, डबल या ट्रिपल हो जाता था। अब ध्यान से देखना, जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। देखो एरिया जो ये वाला है ना वो बढ़ गया। पहले T1 के साथ ये ब्लैक वाला एरिया आ रहा है, T2 के साथ प्रोडक्ट ज्यादा आ रहे हैं। देखो ये T2, तो T2 हाई टेम्परेचर की कंडीशन है, T1 कम की है। तो जब हमने टेम्परेचर हाई किया तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है ना, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर यहाँ है। अब T2 करने से एक नया पाथ पैदा हो गया, उसमें क्या है, इफेक्टिव कोलिजन्स आ गए। इफेक्टिव कोलिजन्स आ गए तो उनके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की पावर बढ़ गई है। एक्टिवेशन एनर्जी जो हम बाहर से सप्लाई करते हैं, हायर द टेम्परेचर will make the collision effective, will give the kinetic energy to the molecules, they will collide effectively and convert it into product, and temperature itself will not increase the activation energy. Is it clear?
अब हमारे पास आ रहा है इसका लास्ट स्टेप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकली। एक ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया। देखो टेम्परेचर हमने 10 डिग्री बढ़ाया ना, तो ये प्रोडक्ट है एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर, तो प्रोडक्ट क्या है, बढ़ गए। और जब टेम्परेचर पहले ज़्यादा था, टेम्परेचर कम था, तो प्रोडक्ट का रेशो कम आ रहा था। तो ये उसने एक कर्व समझाया था। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं।